इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और फ्लाईओवर के ऊपर हूँ और हमारे साथ जो साथी पहुँचे हैं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ताराराम जीवेदा, जो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख से लगातार किसान आंदोलन में पहुंच रहे हैं। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे इनका कैंप लगा हुआ है और शिंगू बॉर्डर पे इनका कैंप लगा है और आज गाजीपुर बॉर्डर आए, यहाँ पर भी ये किसानों के साथ कैंप लगाएंगे। तो मैं भी इनसे परिचित हूँ क्योंकि ये भी राजस्थानी है, मैं भी राजस्थानी हूँ। तो सबसे पहले सर न्यूज़ 22 पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर, आप 1 जनवरी से यहाँ प्रोटेस्ट में हो जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये आंदोलन इस तरह चलेगा सड़कों पे या फिर सरकार मानने को राजी होगी? देखो, 1 जनवरी से तो हम लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। उससे पहले की कहानी मैं बता दूं, जब किसान पंजाब स्टेट के अंदर जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब से हम लोग किसानों के संपर्क में हैं और किसानों से हमारी बातचीत हो रही है, उनकी समस्याओं को हम समझ रहे हैं। उसके बाद में जब 26 नवंबर को जब किसानों दिल्ली की तरफ कूच किया है, तो उस दिन से ही हम लोगों ने किसान आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन, यानी कि राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं, तो हमने राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के माध्यम से पूरे देश में हमारे 550 ज़िलों में और 5000 तहसीलों में ये घोषणा कर दी कि हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। उसके बाद में हमने इस आंदोलन को पूरी तरह से समझने की कोशिश की, देखा कहाँ तक ये चल पाता है, क्या नहीं, इसके नेता क्या हैं। उसके बाद में पूरा सोचने समझने के बाद 22 दिसंबर को हम लोगों ने इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का फैसला किया और एक ऐलान किया राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के माध्यम से कि हम इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। अब हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना क्यों ज़रूरी था। ये जो किसानों की समस्या है, ये मात्र किसानों की समस्या नहीं है, ये इस देश के प्रत्येक नागरिक की समस्या है, प्रत्येक उपभोक्ता की समस्या है, प्रत्येक खाने वाले की समस्या है। जिस तरीके से इन्होंने कानून बनाए हैं और किसानों की ज़मीन को जो पहले ही ले लिया था, अभी कॉरपोरेटर के हवाले करने जा रहे थे, उससे जिस तरीके से कॉरपोरेटर किसानों से सस्ते दामों में अनाज खरीद कर अपने स्टोरेज में रख कर के फिर उसको महंगे दामों में बेचने वाले हैं, तो जो अनाज महंगे दामों में बिकने वाला है उसे खरीदने वाला तो भारत का आम उपभोक्ता ही है। तो ये सीधी चोट किसानों पर न होकर के सीधी उपभोक्ताओं पर भी है। तो जब तक उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी नहीं होगी, तब तक उपभोक्ता इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा और उपभोक्ता इसमें शामिल नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब तक सरकार के साथ में 9 वार्ताएं हुई है। 9 वार्ताएं हुई है, उसके अंदर 8 वार्ताओं तक हमने खुद ने देखा है कि 8 वार्ताओं तक उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। उन्होंने देखा पड़े हैं, थोड़े दिन बाद रुकेंगे, चले जाएंगे। आखिर है कितने के लोग, कोई बात नहीं है। वो समझ रहे हैं कि पूरी जनता तो अभी जागृत हुई नहीं है, तब तक तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो जैसे ही हमने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया और इस आंदोलन के अंदर तमाम किसानों के अलावा जो कि किसान नहीं हैं, वे तमाम संगठन जब शरीक होने लग गए और हज़ारों की संख्या में संगठनों का जुड़ाव इसमें हो गया, पूरे देश के अंदर जो एक जन जागरण सा हो गया और जन आंदोलन का रूप धारण करने लगा, तब इनको लगा कि बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ गया है। इसलिए उन्होंने 9वीं वार्ता में थोड़ा बहुत टालम टोल करते हुए उन्होंने जो है इस आंदोलन की जो तोफ कह सकते हैं कि इसका मुंह जो है न्यायालय की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि इनको मालूम है कि ये लोग हटने वाले नहीं हैं और अब इनका जमावड़ा जो है बढ़ रहा है और लोगों का समर्थन इनको बड़े पैमाने पर मिल रहा है। इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब हमारे बूते का नहीं है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ डाइवर्ट किया। तो ये चीज़ हम समझ में आ सकती है। इसलिए हम लोगों ने इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का 22 तारीख से ऐलान किया। उसके बाद तमाम हमारे जो संगठन, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और उसके समवैचारिक संगठन है, उन समवैचारिक संगठनों के माध्यम से पूरे देश में एक ऐलान किया कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को संवैधानिक आंदोलन बनाना चाहिए और जन जन का आंदोलन होना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार ने अपना तोफ का मुँह सुप्रीम कोर्ट की तरफ किया, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के और केंद्र सरकार के अंदरूनी हाथ मिले हुए नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वार्ता जो खंडन किया था केंद्र सरकार का, फिर उन्हें एक कमेटी बनाई 4 सदस्यों की, और जो 4 सदस्य वही है जो कि बिल का समर्थन करते हैं। जी, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार की बात हम कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी इसमें कुछ भी नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ एक चेहरा है आगे बना कर रखा है। जब अच्छा कहलवाना था तो वो था, अब बुरा कहेगा तो भी वो ही होगा। तो मतलब कौन कर रहा है? इसके पीछे जो ताकत है वो आरएसएस की ताकत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका नाम है, जो वास्तव में रियल जो है बोलते हैं उसको रेशियल सिस्टम है,
तो उसको रेशियल सोशल सिस्टम है, उसको जो पीछे की कहानी है वो इनके पीछे है। और उन्होंने आज से नहीं, जब से ये भारत का संविधान लागू हुआ था तब से ही इन लोगों ने प्लान किया था कि ये संविधान सबको अधिकार देता है, और जब सबको अधिकार देता है तो कुछ वर्ग विशेष के लोगों का अधिकार छिन जाता है। इसलिए जो सदियों से उनका वर्ग विशेष का जो अधिकार था, वो अधिकार उनका ख़त्म हो गया इस संविधान की वजह से, इसलिए वो दुखी थे। उन्होंने वापस अपना एकाधिकार हासिल करने के लिए इस संविधान को नाश्ताबूद करने का प्लान बनाया। और संविधान को नाश्ताबूद करने के लिए, चूँकि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक ये भारत के अंदर लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा जो है न्यायपालिका, और चौथा मीडिया, जिससे आप लोग भी हैं। तो इसमें हमने ये देखा है कि उन्होंने विधायिका के ऊपर कब्जा कर रखा है, यानी जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी पार्टियां पूंजीपतियों और उच्च वर्ण के लोगों के प्रभाव में है, और उनका ही कंट्रोल है उसके ऊपर। तो विधायिका में जो भी आदमी चुनकर जाता है वो उतना ही बोलता है जितना उनके आका बोलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। इसलिए हमने देखा है कि हमारे देश के अंदर जितने भी सांसद या राज्यसभा मेंबर चुनकर जाते हैं, वे लोग उनका मुँह में दही जमा कर बैठ जाते हैं, और वो किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियों के लिए बोलते नहीं। दूसरे नंबर पे आता है कार्यपालिका। तो जिस तरीके से विधायिका अपनी मनमर्जी के काले कानून पारित करती है, और काले कानून पारित करके वो किसानों का ही नहीं, मजदूरों का, महिलाओं का, स्टूडेंट्स का, इस देश के युवाओं का, बेरोजगारों का, सबका पूरी तरह से जो सत्यानाश कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्यपालिका को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए अगर कार्यपालिका ईमानदार होती है तो। लेकिन आरएसएस ने लंबे समय से अपने सेलेक्टेड कैडर्स को ही आईएएस के तौर पर उनको वहाँ पर नियुक्त किया हुआ है, तो कार्यपालिका पर भी उनका कब्जा पूरा हो गया। तो जब कार्यपालिका पर कब्जा है, और जैसे कि हम लोग मीडिया की बात करते हैं, आप स्वतंत्र मीडिया हैं, क्योंकि आपका सोशल मीडिया है, वो स्वतंत्र मीडिया है। बाकी मीडिया के बारे में जो बात हो रही है तो लोग कहते हैं गोदी मीडिया है या मैनेज किया हुआ मीडिया है। मैं कहता हूं ना तो गोदी मीडिया है, ना ये मैनेज किया हुआ मीडिया है। ये मीडिया ही आरएसएस के द्वारा डेवलप किया हुआ मीडिया है, और कॉरपोरेटर्स के बनाया हुआ ही मीडिया है। तो जो जिसके लिए बनाएगा उसी के लिए तो काम करेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जब कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये तीनों ही जो है आरएसएस के लोगों से या फिर उसकी विचारधारा से कहें तो उससे प्रभावित है, तो कहाँ बच पाएगी न्यायपालिका। आज न्यायपालिका के अंदर हम लोग देखें तो न्यायपालिका में क्या है, 95% जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर, वे तमाम लोग उसी वर्ग के और उसी विचारधारा के या फिर आरएसएस के लोग हैं। तो उन लोगों ने जो ये अभी मिलकर के प्लानिंग किया, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई, ये अब सरकार के सामने तो अभी अड़ गए हैं, अभी सरकार को तो बिल्कुल ही तानाशाह घोषित कर चुके हैं, और किसी भी कीमत पर ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इनको सुप्रीम कोर्ट वाला डर दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट वाला डर दिखाओ। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये किया। तो कोई भी किसान सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं, कोई गया नहीं, किसी ने डिमांड की नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से ही सुप्रीम कोर्ट में कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से ही हस्तक्षेप कर दिया। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, वही बात हुई। वो बिना पंचायती करने के लिए बीच में आ गया सुप्रीम कोर्ट, और आ गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात करता तो समझ में आता। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर रोक लगाएंगे। सरकार रोक लगाए, नहीं तो हम रोक लगाएंगे। अब यार इतनी बात तो समझ में आती है। अब तो किसान भी पढ़ा लिखा है, अगर किसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका बेटा पढ़ा लिखा हुआ है, तो वो तो समझ सकते हैं इस बात को कि रोक लगाना और खारिज करना, इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। कि एक तो होता है रोक लगाना, रोक लगाने का मतलब होता है स्टे, जो कुछ समय के लिए होता है, अस्थायी होता है, थोड़े समय के लिए उसको रोका जाता है, उसके बाद में उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आगे देखा जाएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि राम मंदिर का उदाहरण है, ठीक है ना। राम मंदिर को देश की समस्या नहीं था, और था, आज भी नहीं है, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और बाद में लंबे समय के बाद कह दिया कि ठीक है अब चालू करो। ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की सरकार के और इसके माध्यम से ये चाल है, ये षड्यंत्र है कि हम लोग पहले रोक लगाते हैं तो किसान संतुष्ट हो जाएंगे, किसान संतुष्ट होकर अपने घरों में चले जाएंगे, इतना बड़ा जो जमावड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा। एक बार अगर ये घरों में लौट गए तो दोबारा हम इनको आने ही नहीं देंगे, इकट्ठा ही नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी ये आफत मिटाने के लिए ऐसा किया। कल 15 तारीख की एक और वार्ता होने वाली 10वीं जी, तो क्या इस पे हल निकलेगा? देखो, हमें इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं लगती है कि हल लगेगा। हल करना होता तो वो ज़रूर करते, और 9 वार्ताओं में वो एक ही बात पे अड़े हुए हैं, और वो बात है कि हम लोग किसी भी कर पर वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, एक बात वो ज़रूर कह रहे हैं कि संशोधन करेंगे, संशोधन।
तो मैंने कई बार कई लोगों, मीडिया के लोगों से भी बात करते हुए कही, मैं आपके माध्यम से भी बात संदेश देना चाहूँगा कि संशोधन क्या है। उन्होंने 3-4 कानून बनाए, जैसे बिजली का कानून बनाया, पराली का कानून बनाया, उसके साथ साथ उन्होंने जो MSP का वो मुद्दा बनाया, बिल बनाया, और इसके ज़मीन हड़प लेने का, मंडियों का, 4-5 मुद्दे हैं। तो इसमें मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ और आपको भी उदाहरण देता हूँ कि जिस तरीके से किसी आदमी को अगर मारना है और उसको कहा जाए भैया पहले तेरे टांग तोड़ेंगे, उसके बाद तेरे हाथ तोड़ेंगे, फिर जो तेरी आंखें फोड़ेंगे और उसके बाद तेरा गला काटेंगे, तो आदमी कहता है नहीं भैया ऐसा मत करो, पूरे पैर तोड़ोगे दर्द हो जाएगा, हाथ तोड़ोगे तो मैं कैसे, हाथ टूट जाएंगे, दर्द होगा, आंखें मत फोड़ो, मैं देख नहीं पाऊंगा। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आपके पैर नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही आप गिड़गिड़ा रहे हो, तड़फड़ रहे हो, तो आपके पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं तोड़ते, ठीक है, और आपकी आंखें भी छोड़ देते, लेकिन गला जरूर काटेंगे, गला जरूर काटेंगे। अब हम गला काटेंगे तो हाथ पैर या आंख बचकर भी क्या करेगा, ये तो आम आदमी को समझ में आने वाली बात है। उसके साथ साथ जब उन्होंने कहा कि नहीं भैया क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा गला भी ना काटा जाए, हमारा गला भी ना काटा जाए, तब क्या कह रहे हैं वो कि चलो आप कहते हैं तो उसमें संशोधन करते हैं, उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। क्या संशोधन करने वाले हैं? चलो भाई गला काटते नहीं है, रहते नहीं है, गला दबा देते हैं, संशोधन कर दिया। गला काटेंगे नहीं, गला दबाएंगे। अरे गला काटेगा तो भी मरेगा, गला दबाएगा तो भी मरेगा, यानी मरना तय है। हम तुम्हें मारेंगे जरूर, हाँ मारने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन तरीका बदल के भी मारेंगे। तो ये जो संशोधन के लिए वार्ताएं हुई और हर बार वो संशोधन कर रहे हैं, अरे संशोधन करने की गुंजाइश आई कहाँ से? संशोधन करने की गुंजाइश कहाँ से आई? इसका मतलब है कि तुम लोगों ने उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रखी है, या फिर तुमने कोई न कोई षड्यंत्र रचा है। उस षड्यंत्र को जब लोग जान गए हैं तो अब आप कह रहे हो कि इसको थोड़ा सा हम भी पीछे ले लेते हैं। तो ये संशोधन क्या है, इसको समझने की बात है। हमने जैसे ही परसों ये फैसला आया, कल मैं शाहजहाँपुर बॉर्डर से ये बात बता कर आया हूँ कि भैया ये जो मामला है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कहीं आप भूल में न रह जाएं कि बस सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, अब चलो अपना अपना बैग उठाओ घर चलते हैं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। तो किसान नेताओं ने हमें जो विश्वास दिलाया है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जो सारे टिके हुए हैं किसान नेताओं के ऊपर टिके हुए हैं। जो भी हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, उस कोर कमेटी के आधार पर हम निभे हुए हैं। तो हम लोग जो एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क रखने वाले लोग भी आज उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं कि भाई आप आगे हैं तो आप आगे रहिए, हमारा समर्थन है और हम लोग पूरी ताकत आपके साथ जुटाएंगे। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो फैसला आया उसका मैंने कल भी ये ऐलान किया है कि एक धोखा है, एक छलावा है, एक षड्यंत्र है। ये आप लोगों के साथ में एक बहुत बड़ा जो है, एक कहा जाए तो आपके साथ में एक धोखा होने वाला है। इस धोखे से बचिए। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं और आप बैरिकेड भी देख सकते हैं। तो किस तरह से किसान खुश करेगा? दिल्ली सरकार तो आने दे नहीं रही है। आपको क्या लग रहा है कि हम देखिए ऐसा है कि 26 जनवरी किसान नेताओं ने उस दिन को चुना है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं संविधानवादी हूँ, संविधान को मानता हूँ, संविधान को मैंने पूरा पढ़ा है, संविधान के बारे में लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लगातार 2010 से संविधान पर ही काम कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इस आंदोलन को भी संविधानवादी आंदोलन बनाने का काम शुरू किया है। अब ये हर मंच पे संविधान की बात आती है, क्योंकि संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अधिकारों को बहाल रखती है। जैसा कि हम कहें कि हम पानी को बचाना चाहते हैं, लेकिन घड़ा नहीं बचाना चाहते, मटका हम नहीं बचाना चाहते और पानी बचाना चाहते। अरे मटका नहीं बचेगा तो पानी तो बह जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है ना, बिखर जाएगा। तो पहले हमें घड़े की रक्षा करनी होगी, मटके की रक्षा करनी होगी, तो पानी बचेगा। तो संविधान क्या है? वो हमारा मटका है और अधिकार वो पानी है, वो हमारे उसके अंदर है, सेफ है। तो संविधान को बचाना होगा। मुझे सबसे अच्छी खुशी ये हुई कि जिसको ये गंवार कह रहे हैं, जिनको ये अनपढ़ किसान कह रहे हैं, जिनको कह रहे हैं इनको हल चलाने के अलावा कुछ आता नहीं है, उन लोगों ने जो दिन चुने हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की 26 नवंबर को, जिस दिन भारत का संविधान बनकर संविधान सभा में पेश हुआ और संविधान सभा में उसको अंगीकृत किया गया और उसको पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन ये शुरुआत हुई। और आज जब इसके अंत की बात आती है कि हम सफलता या जो भी हमारा करेंगे, तो हमने 26 जनवरी चुना है।
26 जनवरी अगर हमने चुना है तो वो भारतीय संविधान के लागू होने का दिन है। उस दिन से संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी से पहले जो इस देश में सिस्टम था वो सारा का सारा खत्म हुआ। तो ये जो 2 दिन है संविधान के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात कि हम 26 तारीख को कैसे करेंगे, उसका हमने पूरा प्लान बनाया है। मैं एक्सपोज तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी सी झलक आपको देता जाना चाहता हूँ, क्योंकि सारा प्लानिंग अगर हम बताते हैं तो हमारा दुश्मन उसको जो है काउंटर कर देता है। हम लोगों ने फैसला किया है कि हमें कोई बैरिकेड तो रोक नहीं सकता। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये बैरिकेड लगे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, ये लगाए किसने? लगाने वाले भी इंसान हैं, ये लगाए इंसानों नहीं है तो हटाने वाले भी इंसान हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मुश्किल है। अगर लगाने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं था तो हटाने वालों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि लगाने वाले भी इंसान ही हैं, हटाने वाले भी इंसान ही हैं। तो ये तो रही बात इसकी। रही बात दूसरी कि हम कैसे करेंगे। हम पूरे देश में, खाली दिल्ली को नहीं करेंगे, दिल्ली के तो जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग दिल्ली में कूच करेंगे। जितने भी 7-8, अभी तो 10 से ज़्यादा हो गए हैं, जगह जगह नए कैंप लग रहे हैं, वो दिल्ली को घेरेंगे और दिल्ली में घुसेंगे। ट्रैक्टर मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, जैसा होगा वो यहाँ घुसेंगे। उसके बाद में हमने एक प्लान बना करके लोगों को दिया है, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और उसके वैचारिक संगठनों के माध्यम से, कि हमारा नेटवर्क 5000 तहसीलों में और 550 ज़िलों में। हमने वहाँ लोगों को अलर्ट किया है कि 26 जनवरी को जब ये लोग झंडा फहरा रहे होंगे और जिस तरीके से जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर कार्यक्रम होता है, उस दिन हमारे प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग, 2 से 3 हज़ार लोग जो जहाँ बैठ जाएंगे और सड़क जाम करेंगे। तो सड़क जाम करेंगे तो 5000 तहसीलों पर अगर बैठते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि उस तहसील में एक पुलिस स्टेशन आता है और एक जो है चौकी आता है, और दोनों का स्टाफ मिला करके 30 से 40 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। फिर अगर रिजर्व पुलिस बुला लिया जाए तो 20-25 एक थाने के हिस्से में आता है। फिर अगर RSC और दूसरा रैपिड फोर्स कुछ और बुला लिया जाए तो 25 और होता है। जब 100-125 पुलिसकर्मी वहाँ पर रहेंगे और 2-2.5 हज़ार लोग रहेंगे तो अपने आप वो चुपचाप अपना डंडा नीचा करके खड़े रहेंगे, ठीक है ना। और ये पूरे देश में एक बनेगा। जब 5000 केंद्र सेंटर पर ये होगा और उधर दिल्ली का घेराव होगा तो इन लोगों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट जाने के सारे रास्ते भी हम जाम कर देंगे। एयरपोर्ट से ही भागने की कोशिश करेंगे ना, उस एयरपोर्ट के हम रास्तों को भी जाम कर देंगे, एयरपोर्ट तक भी ये नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन लोगों को हम लोग ये सबक सिखाएंगे। इस बार किसान ने पूरा ठान लिया है, अब पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसान ही इस देश में बचा हुआ था जो इनके क्या कह सकते हैं चोट से बचा हुआ था। बाकी सब पे तो उन्होंने चोट कर दी, आरक्षण पे चोट कर दी, दलितों पे चोट कर दी, मुस्लिमों पे चोट कर दी, सिखों पे चोट कर दी, क्रिश्चियन पे चोट कर दी, आदिवासियों को नक्सलवादी कहकर उन पर चोट कर दी, स्टूडेंट्स को उन्होंने जो है पूरा का पूरा देशद्रोही घोषित कर दिया, सारे यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने देशद्रोही घोषित कर दिया। ये सारा हो गया। एक बचा हुआ किसान था, किसान बचा हुआ था, और किसान वैसे भी संख्या में 70% के आसपास है। तो आज 70% लोगों पर चोट हुई है, तो अब ये मामला पीछे हटने वाला नहीं है। ये थे हमारे साथ राजस्थान से चल के आए हैं, बाड़मेर जिले से ताराराम जी मीणा, जो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर आए और बताया कि किसान की समस्या और आगे 15 तारीख को क्या फैसला लेंगे, इनके बारे में विस्तार से बताया। और 26 जनवरी को किस तरह से दिल्ली कूच करेंगे उन्होंने भी आपने सुना होगा। तो मैं प्रवीण बौद्ध, न्यूज़ 22 लाइव।